11th क्लास बिजनेस स्टडीज़। नेक्स्ट चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इंटरनेशनल ट्रेड, पार्ट नंबर 1। सबसे पहले इसका मीनिंग। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय, इससे पहले चैप्टर हम लोगों ने आंतरिक व्यवसाय, इंटरनल ट्रेड हम लोगों ने पढ़ा। ऐसा बिजनेस जो कि देश की सीमाओं के अंदर होता है उसे इंटरनल ट्रेड या आंतरिक व्यापार कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो एक देश की सीमा के बाहर दूसरे देश के साथ किया जाता है। मतलब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से सामान मंगवाता है या बेचता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहा जाता है, जो एक या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। यहाँ पर जो दो देशों के नागरिक होते हैं उनके बीच में वस्तुओं या सेवाओं का एक्सचेंज या विनिमय होता है। डेफिनेशन आप याद करेंगे। स्टीफेंसन की डेफिनेशन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का अर्थ उस व्यापार से है जो एक देश की सीमाओं को पार कर जाता है। अकॉर्डिंग टू स्टीफेंसन, इंटरनेशनल trade means the trade which is spread beyond the boundaries of the country। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की प्रकृति पूछी जाए, विशेषताएं पूछी जाए, नेचर फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सेम पॉइंट्स हमारे आएंगे। पहला है वस्तुओं का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। वस्तुओं का विनिमय या एक्सचेंज या लेना देना जो होता है दो देशों के बीच में होता है। दूरी की कठिनाई यहाँ पर आती है, डिस्टेंस बैरियर यहाँ पर होता है कि व्यापारी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर होते हैं। भाषा की कठिनाई भी होती है कि दोनों देशों के बीच के जो व्यापारी हैं उनमें एक दूसरे से बातचीत करना काफ़ी कठिन होता है, कारण कि एक दूसरे की भाषा से हम परिचित नहीं होते हैं। आंतरिक व्यापार की बड़ी सुविधा थी कि देश के भीतर ही हैं तो एक ही भाषा में हम बातचीत कर सकते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देश की भाषा अलग होती है और हमारे देश की भाषा अलग। ऐसे ही चौथा पार्ट हमारा मुद्रा की समस्या, करेंसी प्रॉब्लम। सामान्यतः एक देश की मुद्रा या रुपए जो है हमारे देश के होंगे, दूसरे देश में डॉलर हो सकते हैं, कुछ और हो सकते हैं। तो उसमें यदि हमने सामान खरीदा तो हम अपने देश की मुद्रा तो दे सकते हैं, परंतु उस देश की मुद्रा हमारे पास नहीं होती, तो ये भी कठिनाई आती है। इसका समाधान जो है आरबीआई इसको नियंत्रित करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पाँचवा पार्ट है यातायात की समस्या, ट्रांसपोर्ट बैरियर। यदि हम देश के भीतर व्यापार करते हैं तो सामान भेजने मंगवाने के लिए यातायात के बहुत सारे साधन हमारे पास हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो है इसमें साधन बहुत सीमित होते हैं। 6 पॉइंट हमारा है जोखिम या फिर रिस्क। दो देश की मुद्राओं में परिवर्तन की दर में उतार चढ़ाव यदि हो जाता है, मतलब उनके रुपए या मुद्रा की कीमत कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, तो उसके कारण यदि मुद्रा की कीमत कम हो जाती है तो नुकसान हो जाता है। समुद्रिक जोखिम हो सकता है, समुद्री मार्ग से हमारा सामान जा रहा है और बीच में यदि जहाज़ डूब जाए हानि तो उससे सामान नष्ट हो जाएगा। माल के अप्रचलित हो जाने का डर यहाँ पर है, क्योंकि सामान आने में समुद्री मार्ग से काफ़ी समय लग जाता है। इस दौरान ये हो सकता है कि जिस फैशन का हम सामान मंगवा रहे थे वो बदल जाए, अप्रचलित हो जाए। 7 पॉइंट हमारा है प्रयोग की जाने वाले प्रलेखों की कठिनाई, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी यूज्ड। डॉक्यूमेंट हम उसमें यूज़ करते हैं, जो फॉर्म्स हमारे भरे जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में बहुत ज़्यादा होते हैं और ये फॉर्म भरने में भी काफ़ी कठिन होते हैं। इनको प्राप्त करना, तैयार करने में काफ़ी कठिनाई आती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का महत्व पूछा जाए, लाभ पूछा जाए, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस पूछे जाए तो यही पॉइंट्स आएंगे। तुलनात्मक लागत पर ही आधारित होता है, बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि जब हम वस्तु का उत्पादन करते हैं तो हम देखते हैं कि अपने देश में वस्तु बनाने की तुलना में विदेशों से यदि हमें वस्तु सस्ती पड़ती है तो विदेशों से ही मंगवा लेते हैं। मतलब ये तुलनात्मक लागत पर आधारित होता है कि कहाँ पर खर्चा जो है वो कम आएगा। सेकंड है ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की उपलब्धता, प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ द गुड्स। ऐसी वस्तुएं जिनका कि उत्पादन हम अपने देश में नहीं कर पाते, ये वो भी हम विदेशों से मंगवा कर उनका भी हम उपयोग कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा व सार्वभौमिकता, डेवलप्स इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड यूनिवर्सलिटी। आपसी समझ और सहायता यहाँ पर बढ़ जाती है। व्यापारी जब दूसरे व्यापारी के कांटेक्ट में आता है, लगातार कई वर्षों तक सामान हम मंगवाते रहते हैं तो उससे हमारी जान पहचान बढ़ जाती है। आवश्यकता के समय हम एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। चौथा पॉइंट है वैज्ञानिक अनुसंधान का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा अत्यधिक मांग को पूरा करना जो है वो संभव हो पाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा खोज करते हैं कि कैसे वस्तु की क्वालिटी को सुधारा जाए और उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए। ज़्यादा उत्पादन हम करेंगे जिससे कि हम लोग अपने देश की
ग्राहकों की मांग और विदेशों की मांग को जो है उसे भी हम आसानी से पूरा कर पाते हैं। और तकनीकी सुधार भी हम करते हैं। जब विदेशों से व्यापार करते हैं तो नई तकनीक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पाँचवा पॉइंट है प्राकृतिक संपदा का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे पास जितनी भूमि है, नदियाँ हैं, जल, मिट्टी, वन, खनिज इत्यादि पदार्थ हमारे को प्रकृति से प्राप्त हो रहे होते हैं, तो इनका हम अधिकतम यूज़ कर पाते हैं, अन्यथा ये बेकार हो जाते हैं। तो इनका उपयोग उपभोग जो है हम कर पाते हैं, और उसके एक्स्ट्रा यदि हम उसका उत्पादन कर पाते हैं तो उसका हम निर्यात कर देते हैं, दूसरे देशों को बेच देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और उसके बदले में अपनी आवश्यकता की सारी वस्तुएं विदेशों से मंगवा सकते हैं। 6 पॉइंट है जीवन उच्च जीवन स्तर या हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आयात और निर्यात जब हम लोग करते हैं तो इससे क्या होता है, देश की इनकम बढ़ जाती है, विदेशों से हम सस्ती वस्तुएं मंगवा सकते हैं और हमारा धन बच जाता है। जब ऐसा होता है, धन बच जाने के कारण हमारे देश की आय बढ़ जाती है। अगला दिया गया सेवा क्षेत्र का विकास और सर्विस सेक्टर डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जब बढ़ता है तो उसमें उसके साथ साथ ही बैंकों का विकास होता है, बीमा कंपनियों का काम बढ़ता है, सड़कें, बंदरगाह, दूरभाष, बिजली, रेलवे इत्यादि सभी का भी विकास होता है। आठवां पॉइंट है प्राकृतिक आपदाओं के समय विश्व की मदद, वर्ल्ड हेल्प ड्यूरिंग द नेचुरल कैलामिटीज़। जब कभी किसी भी देश में सूखा, बाढ़, भूचाल इत्यादि से बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है, तो फिर जिस चीज़ का नुकसान हुआ है वो चीज़ें हम विदेशों से आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, मंगवा कर अपने देश में उस वस्तु की कमी को पूरा कर लेते हैं। 9 पॉइंट है उत्पादन के साधनों की गतिशीलता। उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब भी हम उत्पादन करते हैं तो उत्पादन के बहुत सारे साधन हमारे पास होते हैं। उन साधनों की गतिशीलता मतलब जब विदेशों में व्यापार करेंगे तो टेक्निकल एक्सपर्ट जो है एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MBAs, कंप्यूटर एक्सपर्ट वगैरह को हमें एक देश से दूसरे देश में बुलाना पड़ता है। इसके अलावा कच्चा माल, मशीनें, इनका भी आयात और निर्यात किया जाता है। तैयार सामान की बिक्री भी विदेशों में की जा सकती है। तो ये गतिशीलता, मोबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है इनकी। 10 पॉइंट है उच्च तकनीकी सुधार, इम्प्रूवमेंट इन हाई टेक्नोलॉजी। विदेशी कंपनियों से प्रतियोगिता करने के लिए हमारे को अपनी जो तकनीक होती है उत्पादन की, उसमें सुधार करना होगा, उसे बढ़ाना होगा, और उत्तम गुणवत्ता की वस्तुएं जो हैं उनको पैदा करना होगा। 11 पॉइंट है कीमतों में स्थिरता या प्राइस स्टेबिलिटी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय जो होता है ये मांग और पूर्ति को संतुलित करता है, इससे मूल्य में स्थिरता रहती है। जब भी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, वस्तुएं गिरने की संभावना होती है, तो व्यापारी अतिरिक्त एक्स्ट्रा चीज़ों को विदेशों को निर्यात कर देते हैं। और जब हमारे देश में वस्तुओं की कमी आ जाती है तो विदेशों से वस्तु मंगवा कर उस चीज़ की कमी को पूरा कर देते हैं। इससे मूल्य में उतार और चढ़ाव ज़्यादा नहीं हो पाते। 12 पॉइंट हमारा है एकाधिकार पर लगाम या चेक ऑन द मोनोपोली। एकाधिकार मिटाने में बहुत ज़्यादा सहयोग जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय का होता है। जब भी किसी कंपनी का एकाधिकार हो जाता है और वो कंपनी ग्राहकों से बहुत अधिक कीमत वसूल करने लगती है अपनी वस्तु की, तो विदेशी कंपनियां वहां पर आकर अपनी वस्तु को बेच करके बेचना प्रारंभ करती हैं, जिससे उस कंपनी का एकाधिकार जो है वो समाप्त हो जाता है। आवश्यकता के समय वस्तुओं का आयात जो है वो आसानी से किया जा सकता है। 13 पॉइंट है विकासशील देशों के लिए आवश्यक, अनअवॉइडेबल फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़। विकासशील देश जिनके पास ज़्यादा अभी साधन नहीं होते, वो आर्थिक व औद्योगिक विकास के लिए, उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय पर निर्भर होते हैं। उत्पादन के लिए उनको माल चाहिए, मशीनरी चाहिए, प्लांट संयंत्र चाहिए, साज सामान चाहिए, पार्ट्स हिस्से चाहिए, टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी चाहिए और औद्योगिक ज्ञान चाहिए। इसका उपयोग विदेशों से मंगवा कर पाते हैं। 14 पॉइंट है राष्ट्र का पूर्ण व संतुलित विकास। देश का पूरा विकास हम कर पाते हैं, संतुलित कर पाते हैं। फुल एंड द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। विकास का मतलब है कृषि का विकास करना, औद्योगिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, शैक्षणिक एजुकेशनल का विकास करना, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजिकल और सर्वांगीण मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। 15 पॉइंट हमारा आता है रोजगार में वृद्धि और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन की क्रियाएं बढ़ती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय होगा तो ज़्यादा मात्रा में उत्पादन करना होगा, ज़्यादा व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, उनको रोजगार इससे मिलता है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, या कितने प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ये 3 प्रकार का होता है। एक है आयात व्यापार, जैसे इम्पोर्ट ट्रेड बोलते हैं,
विदेशों से जब एक देश विदेशों से सामान को मंगवाता है तो उसे आयात या इम्पोर्टेड कहा जाता है। यदि हम अपने देश से विदेशों को सामान भेजते हैं या बेचते हैं तो उसे निर्यात व्यापार या फिर एक्सपोर्टेड कहा जाता है। पुनर्निर्यात व्यापार या इंपोर्टेड होता है जब एक देश से हम सामान आयात करते हैं और दूसरे देश को वही सामान निर्यात कर देते हैं। अगला हेडिंग हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता एवं कारण, नीड्स और द रीजंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, जिस जहाँ पर तुलना में मुकाबले में अगर हमारे को वस्तु सस्ती पड़ती है वहाँ से हम सामान का आयात कर लेते हैं। अगला है संसार के विभिन्न देशों के प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट कंट्रीज। प्रकृति की तरफ से प्रत्येक देश को भिन्न भिन्न वस्तुएं दी गई हैं। कुछ देशों में एक चीज़ होती है, दूसरे देशों में वो चीज़ नहीं होती है। इसलिए जो वस्तु हमारे देश में होती है हम उसे ज़्यादा मात्रा में बनाकर विदेशों को भेज देते हैं, और जो चीज़ हमारे देश में नहीं होती है उसे ऐसे देश से मंगवा लेते हैं जिस देश में वो वस्तु बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। थर्ड पॉइंट है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का बोलबाला। इट्स ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। क्योंकि जो देश जिस वस्तु के निर्माण करने में एक्सपर्ट होता है, विशेषज्ञता को प्राप्त होता है, उस देश में वो चीज़ सस्ती और अच्छी क्वालिटी की बनती है और उसकी देश की कुशलता का लाभ पूरा विश्व उठाता है। अगला है विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की अवस्थाओं में भिन्नता, डिफरेंस इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज। कुछ देश ज़्यादा उन्नत हैं और कुछ देश कम उन्नत होते हैं, तो जो देश कम उन्नत होते हैं दूसरे देश उसका लाभ उठा पाते हैं। अगला हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता एवं कारण। हमने डिस्कस कर लिया, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लाभ या फिर गुण, एडवांटेजेस और द मेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहला पॉइंट है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी मुद्रा जब हमारे को प्राप्त होती है, विदेशों में जब हम व्यापार करते हैं तो वहाँ पर हम सामान बेचेंगे और वहाँ की मुद्रा हमारे को प्राप्त हो जाती है। विदेशी व्यापार से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और विदेशी मुद्रा मिलने पर देश की क्रय शक्ति बढ़ती है कि हम विदेशों से सामान जो है उसे मंगवा पाते हैं। सेकेंड है संकटकालीन सहायता, हेल्प इन द नेचुरल कैलेमिटीज़। जब किसी देश में कोई संकट आता है, जैसे कि अकाल बढ़ जाना, भूचाल आ जाना, बाढ़ आ जाना, युद्ध इत्यादि की स्थिति में जब उनके पास साधनों की कमी हो जाती है या किसी कारण से साधन, हमारे प्राकृतिक साधन नष्ट हो जाते हैं, तो विदेशों से सामान मंगवा कर हम अपनी आवश्यकता को पूरा कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर से वैज्ञानिकीकरण, विशिष्टीकरण का लाभ हमारे को होता है। यदि हम कार्य का बंटवारा कर देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति या कंपनी या संस्था एक विशेष प्रकार की वस्तु बनाती है, उससे वो अच्छी किस्म का सामान बना पाएगी और सस्ता बना पाएगी, और फिर विदेशी व्यापार के माध्यम से हम उस सामान को कम कीमत पर पूरे विश्व में बेच पाने में समर्थ होते हैं। चौथा पॉइंट है उपभोक्ताओं को लाभ, बेनिफिट टू द कंज्यूमर्स। उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं प्रचुर या पर्याप्त मात्रा में सस्ते मूल्य पर अच्छी किस्म की वस्तुएं जब चाहे तब प्राप्त हो पाती हैं। इससे उनका जीवन स्तर बढ़ जाता है। पाँचों पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय से जब सामान विदेशों से हमारे देश की सीमा के बाद भीतर आता है तब हमारे को टैक्स देना होता है, और जब हमारे देश की सीमा से बाहर जाता है तब भी हमारे को टैक्स देना होता है। तो आयात और निर्यात के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति होती है। इससे जो आय सरकार को प्राप्त होगी उसका उपयोग सरकार राष्ट्रीय विकास के कार्यों में कर सकती है। सिक्स पॉइंट है सांस्कृतिक विकास, जिसको हम कल्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं। इससे एक देश के नागरिक दूसरे देश की सभ्यता, संस्कृति, कला के बारे में जानते हैं और इसके माध्यम से पूरा विश्व एक परिवार के समान बन जाता है।